हेलो फ्रेंड्स, आज हम पैलियोलिथिक साइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पैलियोलिथिक साइट्स को पढ़ने के लिए पहले हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, जो चीज़ें समझेंगे। पैलियोलिथिक साइट की जो टाइम स्केल है वो 5 लाख से लेकर के 10,000 बिफोर कॉमन एरा है। तो आपको थोड़ा सा मैं टाइम स्केल के बारे में कंफर्म कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ये क्राइस्ट का बर्थ बताया गया है। अगर ये टाइम स्केल अपने क्राइस्ट का बर्थ का माने तो अभी जो अपने टाइम स्केल प्रेजेंट में चल रहा है 2023, इसको एरा को बोलते हैं कॉमन एरा। और इससे जो पहले चल रहा था वो था बिफोर कॉमन एरा, बीसी। ये सेक्युलर टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर कॉमन एरा अभी जो प्रेजेंट का चल रहा है 2023 तक पहुंच चुके हैं, इसको इससे पहले रिवर्स के अंदर चलते हैं, उसे बिफोर कॉमन एरा बोला गया है। ये एक सेक्युलर टर्मिनोलॉजी है। इसी की तरह अगर हम एडी लिखें कभी तो एनो डोमिनी प्रेजेंट के लिए इस साइड में चल रहे हैं, तो अगर अपोजिट चले तो बिफोर क्राइस्ट भी बीसी भी लिखा जाता है, जो कि एक क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी है। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है टाइम को अलग अलग स्टेटा में बांटने का, क्राइस्ट के बिफोर जन्म से पहले का, क्राइस्ट के जन्म के बाद का। चलो आगे चलते हैं। अभी आते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो अपने कह सकते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है टाइम का। किसके बेसिस पे? रिकॉर्ड के बेसिस के। अर्थ की जो रॉक्स हैं उनके डेवलपमेंट पे, उन पे जो इफेक्ट है उनके बेसिस का अगर रिप्रेजेंटेशन को देखें तो उस हिसाब से अगर किसी टाइम स्केल में उनके रखें तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, अर्थ के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए। या अदरवाइज कहें तो एक कैलेंडर है जो अर्थ के इवेंट बताता है, यानी कि अर्थ की हिस्ट्री जो है उसके इवेंट बताता है। अपने कहने का मतलब ये है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे बड़ा, जैसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है ईवन सबसे बड़ा, उससे छोटा एरा, ये यूनिट है। एरा से छोटा पीरियड, पीरियड से छोटा एपोक, एपोक से छोटा ईयर्स। इस हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस हिसाब से सबसे बड़ा ईवन हो गया, ईवन के बाद में एरा, एरा के बाद में पीरियड, पीरियड के बाद एपोक, ईयर, एज, ईयर्स। अब अगर सबसे बड़े ईवन को अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ईवन को क्लासिफाई किया गया है 4: हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनोरोजोइक। ये जो 3 ईवन है ये अपने जो अभी प्रेजेंट ईवन चल रहा है उससे पहले था। प्रेजेंट कौन सा है? फेनोरोजोइक। फेनोरोजोइक जो ईवन है उसको हमने 3 भागों में बांटा है: पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सिनोजोइक। ये एरा में बांटे हैं। अभी फेनेरोजोइक को हमने पर्मिनियन से लेके कैम्ब्रियन तक बांटा है। ये कैम्ब्रियन जो पीरियड है, इससे अगर पहले की बात जब भी होगी तो इसे लिखेंगे प्री कैम्ब्रियन पीरियड। तो इसको यहाँ पे इसने लिख दिया है प्री कैम्ब्रियन। इसका टाइम स्केल यहाँ पे दिया हुआ है, ये टाइम स्केल है इधर। इसके अंदर सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी बताइए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, स्टार है, जैसे स्टार है तो सन है, इस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड जब आता है, फर्स्ट फिश कब आती है, फर्स्ट रेप्टाइल कब आता है, इस हिसाब से डायनासोर एज कब आती है, होमोसेपियन और मॉडर्न एज की बात है। तो अभी हम मॉडर्न एज पे हैं तो यहाँ तक पहुँचेंगे। तो पैलियोजोइक जो ये एरा था इसको हमने पर्मिनियन से कैम्ब्रियन तक बांट दिया। मीजोजोइक को क्रिटेशियस से ट्रेजिक तक बांट दिया। और इसके बाद में सिनोजोइक जो है उसको क्वाटरनरी और टर्सरी, टर्सरी को अपने बांट दिया आगे फिर एपोक के अंदर, और क्वाटरनरी को बांट दिया हेलोसीन और प्लाइस्टोसीन। प्लाइस्टोसीन की जो एज है वो 2 मिलियन से लेके 10,000 तक है, इसमें होमोसेपियंस आने लग गए थे। इसी तरह अगर हेलोसीन की बात करें तो इसमें रिमेनिंग जो 10,000 से प्रेजेंट है इसको बांट दिया है। ये मॉडर्न एरा, मॉडर्न मैन की बात हो रही है। तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल का बताने का पर्पज ये था कि हम अभी जियो हिस्ट्री को इससे कनेक्ट कर पाए। जो सबसे बड़ा ईवन, उसके बाद में एरा, एरा के बाद पीरियड, पीरियड के बाद में एपोक, एपोक के बाद में एज, एज के बाद में ईयर। तो फेनेरोजोइक जो ईवन है उसको हमने 3 एरा के अंदर क्लासिफाई किया। फेनेरोजोइक को एरा, फेनेरोजोइक को 3 के अंदर किया है, पैलियोजोइक, फिर मीजोजोइक, फिर सिनोजोइक। तो पैलियो माने होता है ओल्ड और जोइक माने होता है लाइफ। तो जो सबसे ओल्ड लाइफ है उसके बारे में मीजो मानते हैं मिड,
और सीनो माने होते हैं न्यू लाइफ के बारे में। उसके बाद में इन सीनोजोइक को हमने क्लासीफाई आपको जैसे बताया था टर्सरी और क्वाटरनरी के अंदर किया है, तो हम टर्सरी की बात करेंगे अभी। और टर्सरी पीरियड जो है उसको हमने फिर आगे हेलोसीन और प्लाइस्टोसीन की एज अभी बताई थी, हेलोसीन की भी बताई थी 10,000 से 0 तक और 2 मिलियन से लेके 10,000 तक। तो आगे अभी चलते हैं। ये हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कनेक्ट करने का एक पर्पस था। हम अभी पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ रहे हैं। पैलियो माने होता है ओल्ड, लिथिक माने होता है स्टोन, तो इसका मतलब हो गया ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज आइस एज का पार्ट है। आइस एज कौन से टाइम का पार्ट है? प्लाइस्टोसीन का। तो इस जो पैलियोलिथिक एज की बात हो रही है, इसका हमने टाइम स्केल डिसाइड किया है लगभग 5 लाख से लेके 10,000 तक। ये पैलियोलिथिक का टाइम स्केल है। तो अब पैलियोलिथिक की जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पे ये बात है कि इस टाइम में जो ह्यूमन थे वो हंटर गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे। इस टाइम पे जो पीपल थे वो हंटर गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे, तो हंटर गैदरिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन था। जब वो हंटर गैदरिंग पे डिपेंडेंट है तो उनकी लाइफस्टाइल कैसी होगी? नोमैडिक होगी। नोमैडिक की मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चलना, हंट करना, गैदर करना और सस्टेन करना। ज़्यादातर उनको रहने के लिए रिवर के नज़दीक रहते थे, केव्स के नज़दीक रहते थे और हिली एरिया जो है वहाँ रहते थे, रॉक शेल्टर के पास में रहते थे, जहाँ ये एनिमल्स को हंट करते थे और फ्रूट्स को गैदर करते थे। फ्रूट्स के अंदर इनके पास ज़्यादातर था नट्स था, सीड था, रूट था, लीव्स जो फूड के एज यूज़ कर सकते हैं वो था। एग्रीकल्चर इनके पास नहीं था, एग्रीकल्चर इनको नहीं पता था। ये पोट्री के बारे में और हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए पहाड़ इनकी सराय के इनके जो ओट होती है या इनके अंदर रहते थे। ये इनके पास जो टूल्स होती थी वो स्टोन की बनी होती थी और स्टोन टूल जो थी वो अनपॉलिश थी, रफ टाइप की जो टूल्स होती हैं वो थी। टूल थी कौन कौन सी? तो हैंडेक्स है, ब्लेड है, स्क्रैपर्स है, ये ब्लेड्स हो गई। इस हिसाब से इनकी टूल थी। जो पहली पैलियोलिथिक टूल है वो है हैंडेक्स। हैंडेक्स कहाँ से मिली है? पल्लावरम साउथ इंडिया के अंदर जगह है, चेंगनपट्टू एक जगह है तमिलनाडु, वहाँ से रॉबर्ट ब्रूस फूड और विलियम किंग 1861 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ये आए थे, इन्होंने इनको ढूंढा है। जैसे पैलियोलिथिक को फिर अपने आगे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। जो लोअर है उसका एज है 5 लाख से लेके 1 लाख, मिडिल का है 1 लाख से लेके 40,000 और अपर का है 40,000 से लेके 10,000 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा। ये सब बिफोर कॉमन एरा है तीनों। जैसे एक एग्जांपल है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर कुछ टाइम ये रहे तो ये एक सिविलाइजेशन या कुछ इनका हैबिटेशन माने तो ये एक हैबिटेशन है। दूसरा हैबिटेशन अगर मान लो ये है और फिर कुछ चेंज आया तो ये कोई तीसरा हैबिटेशन है। तो ग्राउंड के जो सबसे पहले जो आया था वो लोअर, उसके ऊपर जो आया वो मिडल और जो सबसे ऊपर है वो अपर। इस हिसाब से इनकी 3 एज क्लासीफाई कर दी गई है, जिनका टाइम स्केल आपको याद रखना है। 5 लाख से 1 लाख है लोअर, 1 लाख से 40,000 है बिफोर कॉमन एरा, मिडल 40,000 से 10,000 के बीच में है अपर पैलियोलिथिक। अब हम आगे चलते हैं। ये जो आपको देखना है, फर्स्ट 2 चिप्ड स्टोन रिकवर्ड फ्रॉम पल्लावरम और अतिरामकम। अतिरामकम भी तमिलनाडु का ये एक साइट है और यहाँ पे ये इन्हें हैंडेक्स मिली है पल्लावरम से और क्लीवर में है अतिरामकम से। दोनों ही साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु जगह है, वहाँ से है। तो इनको आप तो थोड़ा सा देख लें याद रखने के पर्पज से। ये 3 एज हैं जिन्हें हम क्लासीफाई करेंगे। अब जैसे इनको क्लासीफाई किया गया है इन्वायरमेंट के अंदर या फिर क्लाइमेट के अंदर जो चेंज हुआ था उसके बेसिस पे इनमें जो डेविएशन आए, लाइफस्टाइल जो चेंज हुई, उस हिसाब से अपने इनको क्लासीफाई किया है।
सबसे पहले की कैरेक्टरिस्टिक जैसे बात करें, देखते हैं। लोअर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक 1 लाख तक था। इसके अंदर जो स्टोन यूज ली जाती थी वो क्वार्टाइज के बने होते थे। क्वार्टाइज के बने होने के कारण इन्हें क्वार्टाइज मैन कहा गया, क्वार्टाइज मैन कहा गया। इनके एग्जाम्पल है सोहन वैली या सोन वैली कल्चर पाकिस्तान के अंदर। दूसरा है बेलन वैली यूपी के अंदर, भीमबेटका रायसेन जिला है एमपी, डीडवाना नागौर है राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट, हुंसगी कर्नाटका के अंदर एक जगह है। फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस, ये हथनोरा एमपी के अंदर एक जगह है, नर्मदा वैली के पास में, वहाँ से इनके फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस के हमें एविडेंस मिले हैं। दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक, जिसके टाइम स्केल है 1 लाख से 40,000 बिफोर कॉमन एरा। इस टाइम में जो स्टोन टूल्स इनकी यूज होती थी वो थोड़ी सी रिफाइन होगी और उसमें फ्लैक्स टाइप के अंदर, मान लो मेनली ये स्टोन है, ये इसका फ्लैक्स, इसका एक परत को काट के ऐसे बना लेती थी फ्लैक्स, तो इसे एज ऑफ फ्लैक्स भी कहा जाता है। इस टाइम में जो टूल थी वो मेनली फ्लैक्स थी, ब्लेड्स था, पॉइंटर था, स्क्रैपर्स थे, ये इनके मेन टूल थी। इस टाइम में जो टूल थी वो थोड़ी हल्की हो गई है, थोड़ी स्मॉल साइज की है, थोड़ी शार्पर हो गई है, तो इसलिए इन्हें लाइटर, स्मॉलर, शार्पर जो टूल यूज ली जाने लगी इसमें। ये इस टाइम में जो लोग थे निएंडरथाल में इन्हें बोला गया है। पुरुलिया वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह है, नेवासा महाराष्ट्र के अंदर जगह है, नर्मदा वैली, तुंगभद्रा वैली, लूनी वैली, इनके अंदर भी इनके एविडेंस मिले हैं। संघाव पाक के अंदर जगह है, पोटवार भी, जैसे जम्मू कश्मीर ये एरिया माने, अगर जम्मू कश्मीर का ऊपर अपना हेड माने भारत का, तो इसके वेस्ट साइड में यहाँ पे संघाव पाकिस्तान के अंदर है, और यहाँ पे इंडस और झेलम के बीच में जो है एरिया, ये पटवार रीजन है, इसको बोला गया है। नेक्स्ट है अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक की जहाँ अपनी बात करें तो इसका एज था 40,000 से लेके 10,000 बिफोर कॉमन एरा। इस टाइम में होमो सेपियन आ गए थे, तो इसमें इमरजेंस हमें देखने को मिलता है होमो सेपियंस का। इस कल्चर के अंदर ओस्टियो डेंटो कैरेक्टिक कल्चर मिलता है। ओस्टियो माने हड्डी, डेंटो माने दांत, कैरेटिक कल्चर का मतलब है इस टाइम में हमें जो टूल थी वो बोन, टीथ या हॉर्न की बनी हुई हमें मिलती है। अब जब हॉर्न, टीथ और इन चीज़ों से टूल बन रही है, यानी कि पहले जो टूल थी उनके अंदर थोड़ा इनोवेशन इनको थोड़ा आ गया है। इस टाइम स्केल के अंदर हमें रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है। इस टाइम स्केल में हमें कार्विंग्स जो भीमबेटका के अंदर की है वो मिलती है, जिसके अंदर एनिमल स्पेशली पेंट किए गए हैं। उनमें एलिफेंट है, बिशन है, टाइगर है, रहीनो है, बोर्स है। ये एग्जाम्पल हमें बेलन वैली के अंदर मिलता है, भीमबेटका रायसीना में मिलता है। कुरनूल केव्स हैं जहाँ पे हमें एसिड्स के ट्रेस भी मिले हैं, और इससे पता चलता है कि फायर के फेमिलियर थे, इस चीज़ के एविडेंस हमें मिलते हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़े इनके एविडेंस को और देख लेते हैं। ये पूरी पैलियोलिथिक साइट के जो मेन साइट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो 5 लाख से लेके 10,000 का जो क्लासिफिकेशन था लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक के बारे में वो हमने देखा। उनके अंदर क्वार्टाइज किस टाइम को बोला गया, निएंडरथाल किनको बोला गया है, ओस्टियोडेंटोकैरेटिक कल्चर किनको बोला गया है, उनकी साइट क्या क्या थी, एक बड़े स्केल पे हमने देखा है। आपको इनको याद करना है, जैसे इनको याद करना है साइट, उस साइट की लोकेशन क्या है, उस साइट के करेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये मेनली चीज़ होनी चाहिए। वो कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद में उसका स्टेट कौन सा है। तो आपको जब भी ये चीज़ें याद आएगी तो आप इनका रिवीजन करके दोबारा 2-3 बार इस चीज़ को देख लें। पैलियोलिथिक साइट की बात करें तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहलगाम एक जगह है जम्मू कश्मीर के अंदर। संघाव पाकिस्तान के अंदर है, यहीं पे इंडस और झेलम के अंदर पोटवार रीजन है। दूसरा ये डीडवाना राजस्थान के अंदर डीडवाना नागौर में एक जगह है राजस्थान में। ये लूनी वैली वेस्ट साउथ वेस्ट राजस्थान है, इसके अंदर लूनी वैली है। ये रोजडी राजकोट के अंदर गुजरात में एक जगह है। हिरेन सौराष्ट्र के अंदर गुजरात में एक जगह है। इसके बाद में भीमबेटका रायसेन जिला एमपी के अंदर। आदमगढ़ होशंगाबाद, ये आदमगढ़ की जगह है। ये साइट जो है ये भीमबेटका की है, ये दोनों एमपी की हैं। ये भी एमपी, ये भी एमपी। ये भीमबेटका रायसीना आदमगढ़ होशंगाबाद याद कर ले मैं इसे। 40 गाँव नासिक और नेवासा, ये नासिक, ये 40 गाँव, ये नेवासा, ये तीनों जो साइट है आपको
महाराष्ट्र की है। दारी डूंगरी संबलपुर की है, संबलपुर उड़ीसा। बिरडी ये टाटानगर या जमशेदपुर झारखंड की एक जगह है यहाँ पे। पेशरा ये बिहार की एक जगह है, बिहार। पेशरा मुंगेर जिला है यहाँ पे, मुंगेर। ये कालपी यूपी में एक जगह है। जालौन डिस्ट्रिक्ट है। ये जो मैं बता रहा हूँ, मुंगेर है, संबलपुर है, टाटानगर है या जमशेदपुर है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे ये नागौर है राजस्थान के अंदर, रोजडी राजकोट में है, सौराष्ट्र है, ये डिस्ट्रिक्ट हैं। चौपानी मांडो इलाहाबाद के अंदर है। एक मिर्ज़ापुर है यहाँ पे। कालपी जालौन के अंदर बता ही दिया है। बागोर ये सिद्धि डिस्ट्रिक्ट है एमपी के अंदर। और इधर आपको देखते हैं ये केरला की है, पहलगाम तो जम्मू कश्मीर में है। पालघाट ये अतिरामकम तमिलनाडु की एक साइट है। चित्तौर, नेल्लोर और करनूल ये तीनों आंध्रा की साइट है। ये हुंसगी और लिंगस्कूर ये दोनों कर्नाटका की साइट है। पहलगाम पहलगाम नहीं, दोबारा गलती हो गई है। ये पालघाट जो है ये केरला की साइट है। तो ये बेसिकली मेन दारी डूंगरी संबलपुर बता ही दिया आपको। तो इनको बार बार लिख के आप रिवीजन करें। रिवीजन करके जितना हो सके उतना इनको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि एक टाइम में एक बार में आपको याद नहीं होगी। और ये एक बड़ा ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव है आपको याद करने का। हिस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत छोटी साइटें भी हैं जो प्रोमिनेंट समय के साथ बन भी जाती है, पर ये मेजर जो साइट है वो है, ये मेजर प्रोमिनेंट साइट है। तो इनके अलावा भी और है, पहले इन्हें याद करें, उसके बाद में दूसरी साइटों को भी याद करें। मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद।